नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर घटना चक्र जीएस पॉइंटर को पूरा स्टडी कर रहे हैं और टॉपिक बाय टॉपिक हम पूरी यहाँ पर बुक को स्टडी कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में ये उसका नेक्स्ट वीडियो है और हम इसी तरीके से पूरी घटना चक्र जो 2023 की घटना चक्र है वो पूरी की पूरी जीएस पॉइंटर है जो वो पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसके भी आगे होने वाले एग्जाम्स हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही रिवीजन के तौर पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी वीडियो अच्छे से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा यहाँ पर पहला जो टॉपिक निकल कर आ रहा है तो वो टॉपिक है हमारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं ये चांदी के थे। तो जो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे वो चांदी के थे। नेक्स्ट आ जाता है राजा और राज। तो प्रद्योत जो है ये अवंती के राजा थे। उदयन जो है ये वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत जो है ये कौशल के राजा थे और अजातशत्रु मगध के राजा थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य और राजधानी। तो अंक की जो राजधानी हुआ करती थी वो चंपा हुआ करती थी और कौशल की जो राजधानी हुआ करती थी वो होती थी साकेत या श्रावस्ती। नेक्स्ट आता था वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। आगे बढ़ते हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक शहर खारवेल का जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है उससे ये जानकारी मिलती है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग में। नेक्स्ट है आपका उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो था अवंतिका। यानी उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं और इस फिगर में ए बी सी डी करके यहाँ पर कुछ जो है प्लेसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये प्लेसेस किस किस चीज़ को दर्शाते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, जो हमारा ए प्लेस है वो मत्स्य को दर्शाता है, जो बी प्लेस है वो अवंती को दर्शाता है, सी प्लेस वत्स को दर्शाता है और डी प्लेस अंग को दर्शाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्राचीन काल में ये स्थान, ये जो प्लेस है वो जो ए प्लेस है वो मत्स्य हुआ करता था, यहाँ का एरिया जो था वो मत्स्य था। यहाँ अवंती, यहाँ पर आपका सी प्लेस पर वत्स और डी प्लेस पे अंग हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मध्यमिका नगरी, करकोट, विराटनगर, बैराट तथा रैड में से वे प्राचीन नगर जिनका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है। तो वो है आपके मध्यमिका और विराटनगर। नेक्स्ट आ जाता है उदयन, अशोक, बिम्बिसार तथा महापद्मनद में से पाटिलपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसमें जो पाटिलपुत्र के संस्थापक थे वो थे उदयन। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पाटिलपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो सर्वप्रथम पाटिलपुत्र का राजधानी के रूप में जो चयन किया था वो उदयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटिलपुत्र के बारे में सत्य कथन है। तो पाटिलपुत्र के बारे में क्या कथन सत्य हो सकता है? तो वो है पाटिलपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। तो ध्यान रखना है, जो पाटिलपुत्र है वो उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है गांधार, कंबोज, काशी, मगध में से वह जो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो उस समय अगर हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं तो उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य मगध हुआ करता था। नेक्स्ट है आपका विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। तो ये जो विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया ये लिच्छवी के द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों से मिलती है वे हैं। तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं जिनसे 16 महाजनपदों की सूची मिलती है तो वो है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र, जो कि आपके जैन और बौद्ध ग्रंथ है, जहाँ से ये जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद उस समय हुआ करते थे। नेक्स्ट है पाणिनि के अष्टाध्यायी में जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है उसमें 22 जनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि जो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र हैं इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो जो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वो थी अहिछत्र। ठीक है, ये महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र। नेक्स्ट आ जाता है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा की राजधानी क्या थी? तो मथुरा की राजधानी थी सूरसेन। चंपा की राजधानी, तो चंपा की राजधानी थी अंग। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो सुक्तिमती जो राजधानी थी ये थी चेदी की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो महाजनपद था वो था अस्मक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये मत्स्य महाजनपद की अगर बात करते हैं तो ये उस समय वर्तमान राजस्थान के आसपास यहाँ पर स्थित हुआ करता था। नेक्स्ट आ जाता है मगध
की प्रारंभिक राजधानी थी? तो मगध की जो शुरुआती राजधानी यानी प्रारंभ में जो राजधानी थी वो थी राजगृह यानी कि गिरिव्रज। नेक्स्ट है गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कौशाम्बी है ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। बाकी हम अगर बात करते हैं गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र, ये तीनों के तीनों मगध की राजधानी रही हैं। नेक्स्ट है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है। तो ये अर्धचंद्राकार नगर विन्यास है प्राचीन श्रावस्ती का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो वो शासक जो था वो था अजातशत्रु। नेक्स्ट आते हैं, आगे देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, यानी जो अजातशत्रु था इसने हर्यक वंश की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आ जाता है मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया। तो वज्जीगढ़ संघ को किसने हराया था? तो ये हराया था अजातशत्रु ने। नेक्स्ट आ जाता है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। तो मालवा के क्षेत्र पर जो मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था वो हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। ध्यान रखना है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का जो विस्तार हुआ था वो हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, मगध में नंद वंश का संस्थापक था। तो अगर मगध में नंद वंश की संस्थापना की बात करते हैं तो इसकी जो संस्थापना है महापद्नंद उग्रसेन ने की थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया। तो नंद वंश के पश्चात जो मगध पर शासन किया वो किया था मौर्य वंश ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो राजा नंद का जो उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण की अगर बात करते हैं तो वह है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट है मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे कालक्रम में ही पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का जो कालक्रम आता है वो आता है, सबसे पहले हर्यक वंश आता है, देन शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश और फिर शुंग वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। नेक्स्ट आता है मगध का साम्राज्य जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो जो मगध का सम्राट है जो कि अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है वो महापद्नंद को जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बौद्ध धर्म के उदय का कारण था। तो बौद्ध धर्म के उदय का कारण क्या था? तो विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, इस वजह से बौद्ध धर्म का उदय यहाँ पर हुआ था। ठीक है, यानी वैदिक धर्म जो था उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात करें तो ये बहुत जटिल हो गया था। तो लोग एक नए ऑप्शन यानी एक नए ऑप्शन के तौर पर देख रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें बौद्ध धर्म जो है सबसे सही प्रतीत हुआ और इस वजह से बौद्ध धर्म का यहाँ पर उदय तेजी से हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था। तो गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक था वो बिम्बिसार के दरबार से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा नगर है? तो कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है, वो नदी जो है वो है यमुना नदी। नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी। तो उत्तर प्रदेश में वैसे देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों से 8 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो कुरु यहाँ पर इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, पांचाल की अक्षत्र राजधानी थी, कौशल की साकेत और वत्स की कौशाम्बी राजधानी थी। नेक्स्ट आता है सही सुमेल है। तो यहाँ पर आ जाएगा जनपद और उनकी राजधानी। तो मत्स्य की जो है वो विराटनगर, सूरसेन मथुरा और अस्मक की पोतन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत की प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद कितने स्थित थे? तो मैंने बताया कि वर्तमान अगर जनपद अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 16 महाजनपदों से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। ठीक है, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में, नया टॉपिक हमारा आता है यूनानी आक्रमण, इसको देखते हैं। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था। तो सिकंदर के अगर हमले के समय बात करते हैं तो उत्तर भारत पर जो शासन था वो था नंद वंश का, यानी जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय भारत पर नंद वंश का शासन हुआ करता था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वो था घनानंद, यानी सिकंदर के महान सिकंदर जिस समय था उनके समकालीन अगर राजा की बात करते हैं तो उस समय मगध का राजा घनानंद हुआ करता था। नेक्स्ट है सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा? तो सिकंदर भारत में लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी में भारत को छोड़ दिया था। नेक्स्ट आता है राजा और वंश। तो डिमेट्रियस हिंद यूनानी था, रुद्रदामन शक राजा था और गोंडो फर्नीज ये था आपका पहलो और पिमक डफिशस ये था कुषाण वंशी। नेक्स्ट आ जाते हैं युद्ध भूमि में
बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है आपका मस्सक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे? तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो वो था पुर यानी कि पोरस। राजा पोरस को सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर, जिसे वितस्ता कहा जाता था, हाइडेस्पीज की नदी उस समय कहा जाता था, तो झेलम नदी के तट पर यहाँ पर पुरु को हराया था भारतीय राजा जो कि पुरु थे, और इन्हें सिकंदर ने हराया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नियार्कस आनेसिक्रिटस, ठीक है, डायमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो ये डायमेकस जो था ये सिकंदर के साथ नहीं आया था, बाकी नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोब्यूलस ये सारे सिकंदर के साथ भारत में आए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना जो राजवंश है वह है मौर्य वंश। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है, सैंड्रो कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की, तो विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंडो कोट्स कहा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक द्वारा सैंडो कोट्स कहा गया था। नेक्स्ट है प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सैंडो कोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, तो वो है जस्टिन। ठीक है, जस्टिन ने भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे, तो ये विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। नेक्स्ट है सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है, तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो राज्य के अंग हैं वह है पहला राजा, फिर अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। नेक्स्ट आ जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है तो राजनीतिक नीतियों पर। ठीक है, नेक्स्ट है मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है, तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट है डायमेकस भारत आया था, तो ये बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। नेक्स्ट है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है, तो ये बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका में, ठीक है, समंत पासादिका में, ठीक है, बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। नेक्स्ट है पाटिलपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये महल जो था ये लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट है जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है, तो वो है पाटिलपुत्र। नेक्स्ट है बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था, तो ये पाटिलपुत्र का प्राचीन स्थल था बुलंदी बाग। नेक्स्ट है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त। वो कौन था? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार किसने जीता था? तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो वो अभिलेख कौन सा है? तो वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट आता है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, तो ये किससे प्रमाणित होता है? तो ये प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट आ जाता है सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंहयोम अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो को किसने हराया था? तो इनको चंद्रगुप्त ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कब किया था? तो ये किया था 305 ईस्वी पूर्व में। अब यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है और इसमें आपको बताना है, दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अशोक से, उनके शासनकाल के अंतिम समय से संबंधित है, यानी उनके शासनकाल कहाँ तक ये फैला हुआ था, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये अशोक का शासनकाल हुआ करता था। नेक्स्ट है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है वह हैं,
तो अशोक की शिलालेख दक्षिण भारतीय राज्यों का जिसमें उल्लेख हुआ है दूसरे और 13वें शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था, तो ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने। नेक्स्ट आता है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवानाम प्रिय की उपाधि। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो ये कहाँ पर की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, तो ये कहाँ से मिलता है? तो दीपवंश तथा महावंश से ऐसा उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो वो कौन कौन थे? तो वो थे अशोक और उनका पौत्र दशरथ। नेक्स्ट है रज्जुक थे, तो रज्जुक कौन हुआ करते थे? तो ये मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट है सातवाह कौन कहते, किनको कहा जाता था? तो सातवाह जो है वो व्यापारियों के काफिले को उस समय कहा जाता था। नेक्स्ट है अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो वो अग्रहारिक जो था ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, बाकी युक्त प्रादेशिक और रज्जुक के तीनों मौर्य प्रशासन के भाग थे। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो ये अशोक ने किया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं तो सांची को मानते हैं। नेक्स्ट है सांची का जो स्तूप है तो ये किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट आता है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम था काकड़ाम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्थान स्मारक या भग्नावशेष, तो कौशाम्बी, घोषिताराम मठ, कुशीनगर, रानाभर स्तूप, सारनाथ धमेख स्तूप और श्रावस्ती सहित महत। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की, देन कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर और देन श्रावस्ती। नेक्स्ट आ जाता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक ने अपने शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन शिलालेख जो खरोष्टी लिपि में था, तो वो था शहबाजगढ़ी का शिलालेख। नेक्स्ट है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, तो ये थे प्राकृत भाषा में। अशोक की शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने सबसे प्रथम पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया, तो ये पत्थर की पट्टियों पर किया गया। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले बिकूटन डिसाइफर किया था, तो ये किसने किया था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था। आगे बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो ये खरोष्टी लिपि में थे वहाँ पर। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो वह है अनुराधापुर। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो वह कौन सी लिपि थी? वह थी खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। नेक्स्ट आता है अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है। नेक्स्ट आता है मास्की, गुजरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम अभिलेखों में नाम मिलता है, तो ये अशोक नाम मिलता है। अशोक का जो अशोक नाम है ये मास्की, गुजरा, नेत्तूर और उडेगोमल अभिलेखों में मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है वह उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित है, तो वह है कंगनहल्ली। नेक्स्ट आ जाता है अशोक का रुम्बिनदई स्तंभ संबंधित है, तो वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह है भाब्रू स्तंभ। क्या है? भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तराखंड में सम्राट अशोक की शिलालेखों की एक प्रति मिली थी, तो कहाँ पर मिली थी? उत्तराखंड में, वो कालसी में मिली थी। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है तो वो है शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय और उसकी क्षतियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख क्या है? तो ये कौन सा है? तो ये 12वां जो शिलालेख है वो पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित अभिलेख है। नेक्स्ट है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो कौन से हैं? तो वे हैं दूसरा और 13वां शिलालेख हमें संगम राज्य के बारे में बताता है। नेक्स्ट है चोल, पांड्य, सतीपुत्र और सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो वह है सातवाहन। सातवाहन का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो ये कौन सा था? ये 5वां स्तंभ अभिलेख था। नेक्स्ट आ जाते हैं टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मे जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, वह शासक कहाँ का था? तो वह मिस्र का शासक था। नेक्स्ट है चोल, गुप्त,
मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो वह थे मौर्य। नेक्स्ट आ जाता है अशोक के धम्म का मूल संदेश है, तो वह है शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो वह है सोहगौरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट आ जाता है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए दिया जाता था, तो मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सत्य कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है, तो 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने विभाजित किया है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज दूत था, तो किसका दूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी, तो वो थी मेगास्थनीज की इंडिका में। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। नेक्स्ट है वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, वह है मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट है वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, वह है जन्म मृत्यु का पंजीकरण। नेक्स्ट आ जाता है मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है, तो यह संस्कृति, कला साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। नेक्स्ट आता है भाग एवं बलि थे, तो ये क्या थे? ये राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था, तो ये सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट है मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, तो राजस्व इकट्ठा कौन करता था? तो वो करता था समाहर्ता। नेक्स्ट है मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, तो तौल माप का प्रभारी कौन था? वो था पौतवाध्यक्ष। नेक्स्ट है मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंधित क्षेत्र था, तो एग्रोनोमोई था ये मार्ग निर्माण का इसका क्षेत्र हुआ करता था। नेक्स्ट है पंकोदकस सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, तो यह था सड़क पर कीचड़ फैलाने में। नेक्स्ट आ जाता है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र का था, तो वो था तक्षशिला। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे, तो थे धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन। नेक्स्ट आ जाता है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था, तो मागध एवं सूत वर्गों का। नेक्स्ट है गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों ने किया था। आ जाते हैं प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, तो वह है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट आ जाता है जातक मनुस्मृति याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है, तो वो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। नेक्स्ट आ जाता है विदेशियों को भारतीय समाज में मन द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, वह था व्रात्य क्षत्रियों का। नेक्स्ट आ जाता है प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है, तो सबसे पहले मेगास्थनीज, उसके बाद फायान, देन ह्वेनसांग और फिर इत्सिंग। तो भारत के प्राचीन यात्रियों का जो सही क्रम है वह है मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग और फिर इत्सिंग। मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग और फिर इत्सिंग। नेक्स्ट आता है व्यक्ति और अन्य नाम, तो चंद्रगुप्त का सैंड्रोकोट्स, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वह था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था ये अंतिम मौर्य सम्राट था। शुंग वंश के विषय में सत्य कथन है, तो वह अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्व ने की और उसके राज सिंहासन हथिया लिया। ठीक है, ये यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो ये अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने कराई। तो 3 लोगों ने इसकी मरम्मत कराई, अशोक ने, रुद्रदामन ने एवं स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट आ जाता है वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो वह है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट आ जाता है महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में पाए गए हैं, तो अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में सत्य है। इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। आगे बढ़ते हैं सही सुमेलन है, तो सही सुमेलन यहाँ पर क्या है? सारनाथ, लायन कैपिटल ऑफ अशोक,
ये आपका सही सुमेलन है। सही सुमेलन यहाँ पर क्या है, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये नालंदा है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये परखम से प्राप्त हुई है। तो ये दोस्तों आज का यहाँ पर वीडियो रहा। आगे यहाँ पर इस तरह से सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।